अंकित जब इस कस्बे में प्रवक्ता होकर आया तो साल भर पहले ब्याही नीरा को भी साथ लेता आया था। नीरा के मन में बड़ी उमंग थी। कॉलेज के बाद सारे समय दोनों साथ रहेंगे। संयुक्त परिवार में स्वच्छंदता की जो चाह दबी रही उसे पूरी करने की ललक मात्र ने उसकी कामनाओं के कमल खिला दिए। छोटा सा कस्बा, छोटा सा घर। घर में पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका, मात्र दो प्राणी वैसे ही रहेंगे जैसे किसी घोंसले में बैठे पक्षी भाव भरी आंखों में एक दूसरे को निहार कर मुग्ध होते रहते हैं। अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति का सपना तनमन को सराबोर सा कर रहा था। नीरा को यह सपना सच होता भी लगा। ब्लॉक ऑफिस के बड़े बाबू सरोज जी की मेहरबानी से मकान की समस्या हल हो गई। शांत एकांत में बनी कॉलोनी का एक क्वार्टर उन्हें मिल गया और अकेलेपन में नीरा का साथ देने के लिए बड़े बाबू की पत्नी विमला का साथ भी था। विमला ने बड़ी बहन जैसे स्नेह से नीरा की आवभगत की थी और उनकी बेटी सुगंधा और निर्मला तो जैसे उसकी हमउम्र सहेलियां बन गई थीं। दोनों परिवारों में नजदीकियां इतनी जल्दी हो गईं कि कुछ पता ही नहीं चला और जब चला तो नीरा के हाथों के तोते उड़ गए। नीरा वैसे तो सुगंधा की मुक्त हंसी के साथ उसके मददगार स्वभाव की कायल थी। वो घर के काम में सहायता करती और काम यदि अंकित का होता तो वो और तत्परता से करती। अंकित जब खाने के बाद कपड़े पहनकर कहता, कितनी बार तुमसे कहा है कि बटन कपड़े साफ करने से पहले ही टाँक दिया करो। सुगंधा तब नीरा के बोलने से पहले ही बोल पड़ती, लाओ मैं टाँक देती हूँ। भाभी को तो पहले से ही बहुत काम करने को पड़े हैं। औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, कोल्हू के बैल सी जुती रहो रात दिन। सुगंधा आंखें झपकाती हुई जिस तरह अपने मोहक चेहरे पर हंसी और गुस्से का मिलाजुला रूप प्रकट करती वो अंकित को अपना मुरीद बनाने को का था। ऐसे में बटन टांगती सुगंधा हौले से अपनी उंगलियां अंकित के चौड़े सीने के बालों पर फिरा देती। अंकित को लगता जैसे किसी ने उसके दिल के तारों को छेड़ दिया है, जिसकी मधुर झंकार अपनी थरथराहट देर तक अनुभव कराती रहती। कभी कभी वो जानबूझकर बटन तोड़ बैठता ताकि सुगंधा के स्पर्श सुख का आनंद ले सके। ऐसे मौके पर सुगंधा इठला कर कहती, देखती हूँ आजकल तुम्हारे बटन रोज रोज टूटने लगे हैं। जब कोई टाँकने वाली हो तो बटन क्या किसी से पूछकर टूटेंगे? अंकित ने सधे शब्दों में अपनी बात कह दी। अंकित की बात से सुगंधा की आंखें चमक उठीं। अपने होंठों की मुस्कान समेटते हुए उसने आंखों को ऊपर चढ़ाकर कहा, भाभी का लिहाज करके मैं बटन टाँक देती हूँ, वरना तुम में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। वो तो तुम ही लोगों के लगे होते हैं, हमारी औकात ही क्या? अंकित ने मुस्कुरा कर कहा तो नीरा चौंक गई। एक दिन नीरा ने देखा सुगंधा अंकित के सीने पर उंगली फिरा रही थी और अंकित मुंह से गा काटती सुगंधा के सिर को सूंघ रहा था। नीरा अब जान पाई कि सुगंधा उसके घर अधिकतर तभी क्यों आती है जब अंकित घर पर होता है। उसने सुगंधा के आने जाने पर गहरी दृष्टि रखनी शुरू की। एक दिन सुगंधा की माँ से नीरा बोली, चाची, सुगंधा की शादी कब कर रही हो? अभी तो दूसरी बेटी भी ब्याहनी है। बाप के रिटायर होने से पहले दोनों के हाथ पीले हो जाएं तो अच्छा है। क्या कहूँ बहू, आजकल की लड़कियों की जिद तो जानती ही हो। कहती है पहले एमए करूंगी उसके बाद ब्याह की बात। लोग पढ़ी लिखी लड़की को ज्यादा पसंद करते हैं। अब अंकित से पढ़ाई में सहयोग लेने की बात कर रही थी। विमला ने अपनी भारी भरकम काया को ऊपर नीचे करते हुए कहा, यह तो है, पर शादी की उम्र निकल गई तो डिग्रियों को कौन पूछेगा? मेरी समझ में सुगंधा मुँह झ से छोटी तो कतई नहीं होगी। रा ने ठहर ठहर कर कहा। विमला इस तथ्य से अनभिज्ञ हो ऐसा न था, लेकिन अपनी बेटी की बढ़ती आयु का प्रश्न उसे अपनी लाचारी का बोध करा गया। वो कटुता से बोली, ऊपर वाला किसी को बेटी न दे। घर वाले खिलाते हैं, बाहर वालों को तकलीफ होती है। जिसकी चाहे जितनी मदद करो, गैर आदमी कभी अपना हुआ है। इसके बाद 2-3 दिन तक सुगंधा अंकित के घर नहीं आई तो अंकित को कुछ अटपटा लगा। नीरा भी दरवाजे पर खड़ी होकर देखती कि दिन भर उसके घर मंडराने वाली सुगंधा को चैन कैसे पड़ता होगा बिना यहाँ आए। कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई? आखिर तीसरे दिन अंकित ने कॉलेज से आते समय बड़े बाबू के घर जाकर खोज खबर ली। इसके पहले वो नीरा से पूछना चाहता था मगर कहीं वो संदेह न करने लगे, यह सोचकर नहीं पूछा।
बड़े बाबू घर में नहीं थे, न ही सुगंधा की माँ या बहन थी। सूने घर में सुगंधा तकिए के खोल पर कढ़ाई कर रही थी। वो अपने काम में इतना तल्लीन थी कि अंकित ने उसकी आंखें बंद कर लीं। वो जान ही न सकी। वो समझी कि अकेलेपन से ऊबकर नीरा दीदी आई हैं, परंतु जब अंकित ने हथेलियों को हटाने का उपक्रम किया तो उसे उन हाथों के स्पर्श का भान हुआ। वो उई माँ कहती हुई चौंक कर छिटकी और कमरे के दूसरे छोर पर जा खड़ी हुई। फिर आंखें नचा कर बोली, शरारत पर उतारू हो, पहले भाभी से इजाजत ले लेते तो ठीक था। क्यों, क्या बात है? क्या मुझे जोरू का गुलाम समझा रखा है? कहकर अंकित उसकी ओर बढ़ा तो न करती सुगंधा उसकी बाहों में आ गई। अंकित ने पूछा, नाराज तो नहीं हो? तुमसे नाराज होने का अर्थ खुद अपने आप से नाराज होना है। 2-3 दिन तुम्हें देखे बिना जैसे काटे हैं, मैं ही जानती हूँ। भाभी का वश चलता तो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल देती। अंकित की गर्दन पर सिर रखे सुगंधा सुबक कर बोली। अंकित ने उसके आंसू पोंछे। सांत्वना देते उसने हाथ सुगंधा की पीठ पर फिराया तो उसका सारा शरीर जैसे झनझना उठा। जवानी के मादक स्पर्श और एकांत ने दोनों की सुध-बुध हर ली। दोनों आवेश से गुजर रहे थे। दोनों के तनमन जैसे एक दूसरे में समा जाने को बेचैन हो रहे हों। इसी समय विमला बाजार से आ गई। दोनों को अजीब हालत में देखकर अंकित से बोली, घर में अकेली लड़की पाकर उसकी इज्जत पर हमला बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? आने दो बड़े बाबू को। तुम्हारी एक एक हरकत न बताई तो कहना, ठीक कर दूंगी। समझते क्या हो? तुम्हें मकान इसीलिए दिलाया था कि हमारे घर पर ही डाका डालो। घायल नागिन की तरह विमला की फुंफकार देखकर अंकित के होश उड़ गए। वो चुपचाप गर्दन नीची करके बाहर जाने लगा तो माँ की नजर बचाकर आंख दबाकर सुगंधा ने उसे गंभीरता से न लेने का संकेत किया। अंकित घर आया तो उसके हवाइयां उड़ते चेहरे को देखकर नीरा घबरा गई। पहले तो वो निढाल सा पड़ा रहा, फिर अकबक करने लगा तो नीरा घबरा गई और वो विमला चाची को बुलाने चली गई। विमला ने नीरा की दशा पर तरस खाते हुए कहा, चलो मैं आती हूँ। मर्द जात को 1000 परेशानियां रहती हैं। कोई बेमन की बात हुई होगी। वो भावुक आदमी है, मन परेशान हो उठा होगा। विमला ने आते ही हंस कर कुछ कहने से पहले अंकित की ओर देखा, फिर हथेलियों से उसका सिर सहला कर कहा, क्या तबीयत ज्यादा घबरा रही है? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विमला चाची के पांव छूते हुए अंकित बोला, अब आप आ गई हैं तो लगता है मेरी माँ आ गई है। अब जी ठीक है, थोड़ा सिरदर्द है। इसे थोड़ा सिरदर्द कहते हो? ऐसे ही डिप्रेशन की शुरुआत होती है। फिर नीरा से बोली, आदमी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम जानलेवा हो सकता है। तब तक सुगंधा आ चुकी थी। उसने धीरे धीरे अंकित का सिर सहलाया, बालों में उंगलियां फिराईं और वो ठीक हो गया। विमला के इस बदलाव को देखकर अंकित को आश्चर्य हो रहा था। ये उसने इशारे से सुगंधा से जाहिर किया तो वो धीरे से बोली, मैंने जान देने की धमकी दी है तब मानी है। बस उन्हें खुश रखने की जरूरत है। अंकित को राहत मिल गई। नीरा रसोई में शायद चाय बना रही थी। विमला चाची को घर में ताला लगाना याद आ गया और वे चली गईं। सुगंधा अंकित का हाथ सहलाते हुई बोली, माँ दिल की बड़ी साफ हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी हरकत झेल गईं। कल उनके लिए साड़ी और शॉल लेकर आना। आत्मीय वातावरण में चाय पी गई। नीरा को लगा, माम बेटी ने उसे उबार लिया है। अब उसे सुगंधा के पढ़ने पर एतराज होकर भी एतराज नहीं था। पति की जिंदगी का सवाल जो था। अंकित की अधिकांश कमाई सुगंधा के घर वालों पर खर्च होते देखकर नीरा को कोफ्त तो होती मगर लाचार थी। दिल कचोट कर रह जाता, पर अंकित के डिप्रेशन में जाने का डर था। सुगंधा रोज देर रात तक उसके पास ही पड़ती और कभी वो स्वयं सुगंधा के घर पड़ा आता। विमला तो उस पर जैसे बलिहारी जाती। इधर एक परिवर्तन यह हुआ कि विमला के घर उसका दूर का भतीजा विनोद अक्सर आने लगा। सुगंधा भी उसमें रुचि लेती थी। यह बात अंकित की सहनशक्ति से बाहर थी। अंकित के सामने ही विनोद पर सुगंधा का पूरा ध्यान देना कुछ अंक ही कह रहा था। उसे विनोद का व्यवहार भाई जैसा भी नहीं लग रहा था, परंतु सुगंधा इस बाबत कुछ कहने पर उसे बहलाकर रूठती हुई बोली, तुम्हारे मन में पाप है।
भाई के सामने तुम्हारा ध्यान रखकर मुझे क्या बदनाम होना है। वो अगले 2 दिन तक रूठी रही तो अंकित ने उससे कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? नीरा भाभी को जेवरों से लादे हो? मेरे नाम पर फूटी कौड़ी भी है कभी? सुगंधा मुंह फुला कर बोली। तुम हुक्म तो करो। अंकित ने मामला संभालना चाहा। आज रात को नीरा के सारे जेवर ले आना और दरवाजा खुला छोड़ देना। सवेरे कह दिया जाएगा कि चोरी हो गई। सुगंधा ने कहा। मेरी परीक्षा ले रही हो? अंकित बोला। तुम तो अभी से घबराने लगे। सुगंधा ने मुंह बनाया। नहीं, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। देखूंगी, कहकर सुगंधा ने अपनी ओर बड़े अंकित के हाथ धीरे से हटा दिए, जैसे कह रही हो, यह सब तभी होगा जब वचन के पक्के निकलोगे। नीरा दोनों की बातचीत दरवाजे के पास से सुन रही थी। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। नीरा सब कुछ जानकर भी खामोश बनी रही। रात को वो जल्दी सोने का नाटक करने लगी जिससे अंकित को मौका मिल सके। अंकित ने जब जेवर और इंदिरा विकास पत्र अलमारी से निकाले तो वो चौंक कर जाग गई। अंकित परेशान सा उसे देखने लगा पर नीरा की आंखें फिर बंद हो गईं। अंकित जेवर वगैरह लेकर चलने को हुआ तो नीरा हड़बड़ा कर उठ बैठी। अंकित परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। वो बोली, अंकित, बाहर देखो, सरसराहट जैसी आवाज हो रही है। हवा का झोंका होगा। तुम बेफिक्र रहो। अंकित ने उसे भरमाने की कोशिश की। मगर देख लेने में हर्ज क्या है, कहकर नीरा उठ खड़ी हुई। लाचारी में अंकित को भी इसलिए उठना पड़ा ताकि यह बाहर अकेली जाए तो कहीं कोई बवाल न खड़ा कर दे। बाहर देखने पर लगा, वाकई 2 साए झुरमुट के पास छिटक कर अलग हो गए। पुरुष स्वर बोला, मेरी मानो तो यहीं से लौट चलो, बाद में बवाल होगा। उस बेवकूफ को तो आ जाने दो जो बीवी के जेवर लेकर मेरी राह देख रहा होगा। जैसे अभी तक सब्र किया है, 1 घंटे और धीरज नहीं रख सकते। इस रस स्वर सुगंधा का था। अब चौंकने की बारी अंकित की थी। उसके मुंह से हठात निकला, ओह, इतना बड़ा फरेब। अंकित और नीरा दबे पांव वहां से अपने मकान में आ गए। मैं तो यह सब पहले से जानती थी, परंतु तुम कुछ सुनने को तैयार होते तभी तो बताती। नीरा बोली। तुम्हें सब पता था? अंकित ने नीरा की ओर देखा जैसे कोई बच्चा खुद को पिटाई से बचा लेने वाले को देखता है। हाँ, और यह भी जान लो कि मैं सोने का बहाना कर रही थी। मुझे तुम्हारी खुशी के लिए मुंह सिलना पड़ा, वरना इन दोनों की रात को घर से भागने की बात मैं पहले ही इनके दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन चुकी थी। दरअसल मैं वहां पकौड़े देने गई थी पर वहां की बातचीत से चौंक गई। विमला चाची, विनोद और सुगंधा को अकेला छोड़कर बाजार गई थीं और ये दोनों एक दूसरे में खोए अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे। सुगंधा कह रही थी, अंकित को भरोसा है कि मैं उस पर जान देती हूँ। विनोद ने फौरन योजना बता दी, मांग लो, बेवकूफ से बीवी के गहने। यह सुनकर मैं तो सन्न रह गई और तुम्हें रोकने का एक यही उपाय मुझे सूझा। तुमने मुझे बर्बादी से बचा लिया, कहते हुए अंकित की आंखें भर आईं। तो कौन सा एहसान कर दिया, साथ ही मैं भी तो बर्बाद होती। तुम्हारी बर्बादी क्या मेरी बर्बादी न होती? फिर सच कहूँ, जेवर खोकर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि ये लोग तुम पर कोई जानलेवा हमला न कर दें। नीरा ने अपने मन की बात कह दी। और मैं जेवर और तुम्हें दोनों को खोकर उसको खुश करना चाहता था जो मुझे बेवकूफ समझती है। अंकित भरे मन से बोला। नीरा ने कहा, अब तो बेवकूफ नहीं समझेगी। अगर रुक गई तो? अंकित ने जवाब दिया। जाएगी कहाँ? नीरा बोली। वो ठग विनोद इसे नहीं, जेवरों को ले जाना चाहता था। इसे तो वैसे भी कूल्हे पर लात मार कर निकाल देता। सच, वो तो रत से लफंगा लगता है। तुमने दोनों को बचा लिया। अंकित अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला। दोनों ने निश्चय किया, अब तबादले का आवेदन कर दिया जाएगा और जब तक तबादला नहीं होता है, बीमारी की छुट्टी ले ली जाएगी, परंतु अब यहाँ नहीं रहना है।